स्टार्ट करते हैं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बड़ा आसान है बनाना। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर क्या है? थ्री सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स, बस उनको आप एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज अ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर जो है, तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर आपने लिए। एक ट्रांसफॉर्मर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक। तो ये तीनों के जब आपने इस तरह कनेक्ट कर रखा है, तब उसकी वजह से आपको ये दिस इज बेसिकली थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, दैट्स ऑल। तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स आपने पास पास में रख दिए और सप्लाई इसके अंदर दे दी, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बन गया। अब इसमें आपके पास तीन प्राइमरी साइड में तीन वाइंडिंग दे रखी हैं। तीन अलग अलग वाइंडिंग अगर आपको दे रखी होती है, तो उन वाइंडिंग्स को किस किस कनेक्शंस में आप कनेक्ट कर सकते हैं? स्टार में या डेल्टा में। तो स्टार में या डेल्टा में कनेक्ट कर दीजिए। स्टार में कनेक्ट करना बड़ा आसान काम है। एक कॉमन टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, कॉमन टर्मिनल हो गया। और इसके अलावा ये आर, वाई और बी, आर वाई बी ये हो गया, और न्यूट्रल ये रहा। तो दिस इज बेसिकली स्टार कनेक्शन। इसको डेल्टा में भी लगा सकते हैं। उस तरह से सेकेंडरी साइड को भी स्टार में डेल्टा में लगा सकते हैं। स्टार डेल्टा के अलावा एक और चीज होती है, दैट इज नोन एज जिगजैग, जिगजैग कनेक्शन। इसको आप दो पार्ट के अंदर ब्रेक कर देते हैं और फिर उसके बाद सेंटर टैप ले लेते हैं, या दो अलग अलग पॉइंट से आप उसके अंदर सप्लाई ले लेते हैं, दैट इज बेसिकली जिगजैग कनेक्शन। तो इसको फॉर एग्जांपल इसको आपको डेल्टा में कनेक्ट करना है, दिस वाज कनेक्टेड इन स्टार, इसको डेल्टा में कनेक्ट करना है। इसको इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया और इसको इसमें जोड़ दिया, और तीनों से एक एक सप्लाई ले ली। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये डेल्टा में कनेक्ट होगा। तो दिस इज बेसिकली स्टार डेल्टा। प्राइमरी साइड आपने स्टार में कनेक्ट करके दिस विल बी नेम्ड एज वाई डेल्टा कनेक्शन। दिस इज अ वाई डेल्टा थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, वाई डेल्टा। तो वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मर हो गया। मैं आपको थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स जो जिगजैग में कनेक्टेड हैं उनका आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। जिगजैग कनेक्शंस किस तरह के होते हैं वो देखिए। जिगजैग देखो, DZ फॉर एग्जांपल आप देखिए यहां पे DZ कनेक्शन। DZ का मतलब प्राइमरी साइड डेल्टा में है और सेकेंडरी साइड जिगजैग में है। तो इसके कनेक्शन बेसिकली इस तरह के हो जाएंगे। तीन वाइंडिंग्स सिंपली बनाई जा रही हैं, बजाय इस फॉर्म में बनाने के। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे। इसको बनाने का तरीका क्या था कि आप ऐसे बना देते इसको, ये बना देते और डेल्टा साइड में ऐसा बना देते, ठीक। ऐसा बनाने का तरीका था। एक और तरीका इसको बनाने का क्या था, डेल्टा को ऐसा बनाने के बजाय डेल्टा आप ऐसे ही बना सकते हैं, सिंपली जैसे बना रखा है, खाली दिखाने का तरीका है। मान लीजिए ये तीन वाइंडिंग दे रखी है आपको, ये तीन प्राइमरी वाइंडिंग्स है, इनको आपने इस तरह जोड़ दिया है। ये हो गया, दिस अगेन अ डेल्टा। तो ये प्राइमरी साइड का डेल्टा कनेक्शन ये होगा। तो जिगजैग कनेक्शन बेसिकली किस तरह का होगा कि आपने सेकेंडरी साइड की जो वाइंडिंग्स हैं उनको आपने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। ये हो गया। और इसको जोड़ने का तरीका बेसिकली क्या है, यू कनेक्ट A1 with A3, B1 with C3. So this is A1, this is sorry, सिंपल काम करते हैं। ये आया यहां कनेक्ट होगा, ये आया यहां कनेक्ट हो जाएगा, और ये आकर के यहां कनेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रल आर बाय बी, ये कनेक्शंस। आपने हर वाइंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो अलग अलग वाइंडिंग बना दी। हर वाइंडिंग की सेंटर टैप देकर के आपने उसके अंदर दो अलग अलग वाइंडिंग बना दी है।
जो एक कंटिन्यूअस वाइंडिंग जो होती है उसके बजाय आपने दो पार्ट में कर दिया, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, और उसको जोड़ने का बेसिकली तरीका ये वाला है। दिस बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ अ जिगजैग कनेक्शन, ये जिगजैग कनेक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक, अब इसमें ये देखिए कि इसके अंदर फेज ग्रुपिंग्स या वेक्टर ग्रुपिंग्स क्या होती हैं ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। पहले ये समझो कि फेज ग्रुपिंग या वेक्टर ग्रुपिंग कहते किसको हैं। फेज ग्रुपिंग या वेक्टर ग्रुपिंग्स ये होती हैं कि आपने जो भी प्राइमरी साइड को स्टार में या डेल्टा में या जिगजैग में जैसे लगा रखा है उसमें कितने डिग्री का फेज डिफरेंस रखा है, प्राइमरी साइड में एज वेल एज सेकेंडरी साइड में फेज डिफरेंस आपने कितना कितना रखा हुआ है, एंड दैट इज नॉर्मली टेकन इन स्टेप्स ऑफ 30 डिग्रीज। तो आपने इसके अंदर कितने भी तरह के कॉम्बिनेशन बनाने पॉसिबल होते हैं, लेकिन आइडियली स्पीकिंग देयर आर ओनली 4 ग्रुपिंग्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3 और 4। और ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, ग्रुप 2 के अंदर कौन कौन से होते हैं। सो इट्स YDD, फिर D, मैं भी समझा देता हूं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं समझा दूंगा अभी। DYY, उसके बाद दिस इज YDZ, 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 then this is 0 0 0, this is 6 6 6, this is 1 1 1, this is 11 11 11। now it's complete, अब टेबल पूरी हो गई। तो ग्रुप 1 के अंदर there is a 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इट्स 0 0 0। ये 3 कॉम्बिनेशंस 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट के साथ में ग्रुप 1 जो ग्रुपिंग्स होती हैं, जो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स की जो ग्रुपिंग्स होती हैं, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स, देखो ये समझो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 तरीके के कनेक्शंस 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स में हो सकते हैं, 12 तरीके के। मतलब क्या है कि आप ये कॉम्बिनेशन लीजिए, इसका मतलब क्या है, प्राइमरी साइड आपने स्टार में कनेक्ट कर रखी है, सेकेंडरी साइड स्टार में कनेक्ट कर रखी है, वाई मीन स्टार में कनेक्ट कर रखी है, और प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में 0 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब खाली ये है। तो अगर आप ये वाला मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, तो क्या है, आपने प्राइमरी किस में कनेक्ट करी हुई है, स्टार में, सेकेंडरी डेल्टा में, और दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट 1 1 1 का मतलब इसके लिए क्या है, 30 डिग्री का 1 लैग। मतलब क्या है, देखो जीरो, अगर दोनों के बीच में 30 डिग्री लैग का फर्क है, ये सारे बराबर हैं, तो इसका मतलब एक 30 30 30 दैट मींस 90, फिर 30 30 30 30 30, सारे 30 30 के हैं। सो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री लैग, और दिस इज 30 डिग्री लीड। तो 30 डिग्री लैग 1, अगर 60 डिग्री लैग होता तो कितना होता, 2। तो 180 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 6, और 30 डिग्री लीड है, इसका मतलब क्या हो गया, ये है और ये है, ये, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट इज 30 डिग्री लीड। 60 डिग्री लीड कितना हो जाएगा, 60 डिग्री लीड 10। क्या ये 10 सब लोगों को समझ में आ रहा है। देखो लैग की तरफ से ही काउंट करते हैं उल्टी तरीके से, कि कितना आपने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के बीच में कितने फेज डिफरेंस रखा है, और उसमें आपने 30 डिग्री का एक ग्रुप बनाया हुआ है, मतलब 30 डिग्री का एक काउंटर है। काउंटर अगर आप देखें तो 30 डिग्री का एक काउंट माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप 90 डिग्री कर रहे हैं, मान लीजिए दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में 90 डिग्री लैगिंग डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का लैग, 90 डिग्री लैग, इसका मतलब क्या हो गया, कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3 3 ग्रुप बन गए, दैट इज बेसिकली 3। तो उसमें बेसिकली क्या होगा, जो भी आप लिख रहे हैं, चाहे dy हो गया, चाहे yd हो गया, चाहे dz हो गया, चाहे yz हो गया, जो भी हो गया, उसके बाद में आप लिखेंगे 3।
फॉर एग्जाम्पल dy3, दिस रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री लैगिंग फेज डिफरेंस। तो अगर 30 डिग्री लीडिंग आपको दिखाना है तो आप उसमें कितना बोलेंगे? 30 डिग्री लीडिंग के लिए 11 बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपको ये और ये दोनों फेज डिफरेंस दिखाने हैं। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक का फेज डिफरेंस हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री लीड का मतलब क्या हो गया? 360 माइनस 330 डिग्री लैग। 30 डिग्री लीड का मतलब ये हो गया 330 डिग्री लैग। ये तो हो गया बस वो चीज। तो इसके लिए आपने बेसिकली क्या करा, इसको काउंट करके यहां पे पहुंच रहे हैं, बेसिकली 11। तो ये वो 11 हो गया। तो अब इसमें खाली ये आपको दिखा रखा है कि प्राइमरी स्टार में है, प्राइमरी डेल्टा में है, सेकेंडरी जिगजैग है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 6 है। फेज डिफरेंस 6 ग्रुप आ रहा है। 6 का मतलब बेसिकली क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 180 डिग्री हो गया। तो जितने भी 180 डिग्री वाले हर एक में आप देखिए 6 है, जितने भी 0 डिग्री वाले सब में 0 0 है, जिसमें 30 डिग्री लैग वाले सब में 1 1 है, 30 डिग्री लीड वाले सब में 11 11 है। इतने 12 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं नॉर्मली स्पीकिंग। स्पेशल केसेस आर ऑलवेज देयर, तो नॉर्मली स्पीकिंग जितना भी होता है वो सारे इतने तरह के ग्रुप्स इसके अंदर होते हैं। दिस इज बेसिकली 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स, वेक्टर ग्रुपिंग्स और फेज ग्रुपिंग्स। ये 4 ग्रुप के अंदर काउंट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 का एग्जांपल दीजिए, दैट इज DZ0 और DD0 और YY0। ये तीनों एग्जांपल्स ग्रुप 1 के हैं, ठीक है। ग्रुप 4 के एग्जांपल्स क्या हो गए? DY11, YD11, YZ11, ये वाली चीज होगी। ग्रुप 2 के एग्जांपल्स क्या होगा? YY6, DD6, DZ6। इस तरह से सेवरल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, ठीक। फेज ग्रुपिंग्स हो गए। नेक्स्ट इज CT और PT, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स। ये क्या होते हैं? करंट की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि कम कर सकते हैं। ये सही पॉइंट है। पॉइंट ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, दीज आर बेसिकली नोन एज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया? जो लाइन है, लाइन में मान लीजिए 600 एम्पियर की करंट जा रही है, 600 एम्पियर्स। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स देख रखी हैं, इसके अंदर करीब 700 800 एम्पियर्स में भी 1100 1200 एम्पियर जा रहा है। अब वो करंट आपको नापना है, क्या करेंगे? अगर आपने 1200 एम्पियर नापने का एमीटर अगर बनाया, हमारे लैब में मेरे ख्याल से 1000 एम्पियर या 500 एम्पियर वाला एक एमीटर रखा हुआ है, वो एमीटर उठाने में आपको अच्छी खासी ताकत लगानी पड़ जाएगी, वो इतना हैवी है। क्योंकि जो एमीटर 500 एम्पियर करंट नापेगा, उसके जो टर्मिनल्स हैं, दे शुड बी एबल टू मेंटेन 500 एम्पियर फॉर अ डिसेंट इनफ टाइम। 500 एम्पियर मतलब लंबे टाइम तक उसमें से जाता रहे, इसके लायक उसके टर्मिनल्स होने चाहिए, और वो बनाना आसान काम नहीं है। बहुत सारा आपका खर्चा होने वाला है। तो ऐसे में आप बेसिकली करते क्या है कि वो करंट तो आपको नापनी है, तो करंट नापने के लिए क्या करते हैं? उसमें करंट ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। करंट ट्रांसफार्मर इज बेसिकली ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें करंट स्टेप डाउन हो जाती है। करंट अगर स्टेप डाउन हो जाती है तो वोल्टेज क्या हो जाता होगा? बढ़ जाता है, बस खाली है। तो इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि सेकेंडरी साइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो प्राइमरी साइड के मुकाबले ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं? ज्यादा हो जाएंगे, दैट्स करेक्ट। ज्यादा हो जाएंगे तभी वोल्टेज बढ़ जाएगा, और जितना वोल्टेज बढ़ जाएगा उतनी करंट कम हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड रेशियोज के अंदर सीटीज आते हैं करंट ट्रांसफार्मर्स के। जो स्टैंडर्ड रेशियोज हैं दैट इज 100/5, मतलब 100 एम्पियर अगर प्राइमरी में जा रही है तो सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर फ्लो करेगी। ये स्टैंडर्ड रेशियोज हैं। ऐसे 500/5, इस तरह से सेवरल स्टैंडर्ड रेटिंग्स आर देयर। 100/5 एंड 500/5, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर वैल्यूज। जब ऐसे में क्या है, मान लीजिए करंट की वैल्यू जा रही है 1500 एम्पियर, और ऐसे में आपने 500/5 का आपने सीटी लगा दिया, तो आपको कितने एम्पियर का एमीटर लगाना पड़ेगा? 1500 एम्पियर अगर जा रही है और आपने 500/5 का अगर आपने लगा दिया, तो कितने एम्पियरेज, कितनी मैक्सिमम वैल्यू का आपको एमीटर लगाना पड़ेगा? 15 एम्पियर, 15 एम्पियर, राइट? ये क्लियर है सब लोगों को? बड़ी सिंपल चीज है। 1500 जा रही है, 500 अगर जा रही होती तो 5 एम्पियर दिख रहा होता, और 1500 जा रही है तो इसका मतलब 15 एम्पियर जा रहा है, दैट इज ऑल। तो 500 को अगर 500 एम्पियर का अगर 5 एम्पियर बन रहा है तो 1500 एम्पियर का 15 एम्पियर बन रहा है, दैट्स ऑल। तो आपको सेकेंडरी साइड में आपको खाली 15 एम्पियर्स 20 एम्पियर्स रेंज का एमीटर आपको लगाना पड़ेगा, दैट विल बी सफिशिएंट टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग इन द ट्रांसमिशन लाइन। ये वाली चीज, ये पर्पस होता है सीटीज का। क्लियर हो गया सब लोगों को? सीटीज का पर्पस यही होता है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर कि सीटीज आर ओनली यूज फॉर स्टेपिंग डाउन द करंट,
करंट की वैल्यू कम करने के लिए, जिससे कि आप उसको मेजर कर सकें, इसीलिए वो यूज करे जाते हैं। उसका पर्पस ये नहीं होता कि आप करंट की वैल्यू बढ़ा दें, वो नहीं है। दीज आर नोन एज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जिससे कि आप ऑर्डिनरी लैब में यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर सकें, इसीलिए ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं। ठीक, ये वाली चीज। पीटीज, अगर सीटीज अगर करंट को स्टेप डाउन कर रहे हैं तो पीटीज क्या करेंगे, पोटेंशियल को स्टेप डाउन करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक, ये वाली चीज होती है जिससे कि आप नॉर्मल ऑर्डिनरी जो वोल्टमीटर्स हैं जो आपके लैब में रखे हुए हैं 100 वोल्ट के, 150, 200, 400 वोल्ट के जो होते हैं वोल्टमीटर्स, वो आप यूज कर सकें, इसलिए आप उसके अंदर पीटीज यूज करते हैं। तो पीटीज के अंदर ऑब्वियसली सेकेंडरी साइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे कि ज्यादा होगा, कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे, इसका मतलब उसकी वोल्टेज रेटिंग आपने कम कर दी सेकेंडरी साइड में, और करंट रेटिंग की वैल्यू आपने बढ़ा दी। वोल्टेज अगर कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। दिस इज बेसिकली सीटीज एंड पीटीज, खाली ये। ठीक, सीटीज के लिए अगर 500/5 का है तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यही तो दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज अ स्टैंडर्ड टर्म, वो सीटीज के लिए, पीटीज के लिए, वेल्डन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, स्कॉट ट्रांसफॉर्मर्स, इन सब के लिए वेरी नहीं करता। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा N2/N1 होगा, हमेशा। K इज ऑलवेज इक्वल टू N2/N1 और V2/V1 और I1/I2, ये हमेशा इसी के बराबर होता है, चाहे कोई भी ट्रांसफॉर्मर आप ले लीजिए। ठीक, उसमें कोई वेरिएशन नहीं। अच्छा, अब बूस्टर ट्रांसफॉर्मर देख लिए। बूस्टर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ये सारे स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर चल रहे हैं। बूस्टर ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में सब लोग जानते हैं। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? रेगुलेशन के केस में मैंने वाली चीज बताई थी कि जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके अंदर अपनी रेजिस्टेंस होती है। तो क्या होता है, मान लीजिए बहुत लंबी लाइन है, 100 किलोमीटर की लाइन है, आपने यहां पर दिया से 11 kV, ठीक है, करंट की वैल्यू वॉज से 500 एम्पियर्स, करंट की वैल्यू वॉज 500 एम्पियर्स। मान लीजिए इस पूरी लाइन की दोनों साइड की कुल मिला के रेजिस्टेंस वॉज से 2 ohms, 2 ohms। 100 किलोमीटर लंबी लाइन की रेजिस्टेंस हम इतना कम मान रहे हैं, 2 ohms, एक्चुअली इससे बहुत ज्यादा होगी, 2 ohms मान के चल लेते हैं, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 2 ohms भी मान ली। तो भी ये बताइए कि 500 एम्पीयर अगर जा रहा है और 2 ohms की रेजिस्टेंस है तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? 1000 वोल्ट्स। इसका मतलब ये है कि 500 इंटू 2 बराबर 1 kV, 1000 वोल्ट्स, 1 kV का ड्रॉप इसके अंदर हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपने 11 kV यहां पर दिया तो आपको यहां पर कितना मिलेगा? 10 kV। ये प्रॉब्लम है। दिस इज बेसिकली नोन एज वोल्टेज ड्रॉप। जितना वोल्टेज यहां पर दिया गया उतना पूरा वोल्टेज वहां पर अवेलेबल नहीं है, बीच में ड्रॉप हो गया इतना सारा। तो इसके लिए आप बेसिकली करते क्या, और अगर ये और लंबी लाइन हुई या लाइन की रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर और ज्यादा हुई तो ये वाला वोल्टेज ड्रॉप और बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवेंचुअली कि जितना आपको वोल्टेज मिल रहा है दैट विल कीप ऑन गेटिंग रिड्यूस, और कम होता जाएगा। इसके लिए आप करते क्या है कि आप इसमें बूस्टर ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और वो बूस्टर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन देखिए कैसे होते हैं। बूस्टर ट्रांसफार्मर, बूस्टर ट्रांसफार्मर में आप करते क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर आपको लगता है कि इसके बाद में वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, तब एक फिक्स डिस्टेंस के साथ में डिस्टेंस पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतनी देर के बाद में इतना वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए आप ये लगाते हैं, नहीं, आई थिंक दिस इज कनेक्टेड, this is also connected, हाँ, that's true।
कूलिंग बाय द वे और अपने आप पढ़ लीजिएगा कि कूलिंग कैसे करी जाती है। कुछ स्टैंडर्ड 3-4 तरीके की कूलिंग होती है। एयर ब्लास्ट कूलिंग, एयर नेचुरल कूलिंग, ऑयल नेचुरल कूलिंग, ऑयल फोर्स कूलिंग, ON, AN, AB, इस तरह के। ऑयल फोर्स वाटर फोर्स OFW, ऑयल फोर्स एयर नेचुरल OFN, OW, ये वाली चीजें कूलिंग और पढ़ लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो फॉर सेल्फ स्टडी। ये और इसमें टैप्स दे रखे होते हैं। हाँ, इसमें टैप्स दिए हुए हैं। ये टैप्स दिए हुए हैं जिससे कि सो यू कैन वेरी। अब देखिए क्या है यहां पर, दिस ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर, दिस इज नोन एज बूस्टर ट्रांसफॉर्मर। दिस इज नोन एज रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर, दिस इज नोन एज बूस्टर ट्रांसफॉर्मर। एज यू कैन सी कि बूस्टर ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सप्लाई, सीरीज में लगी हुई है। अब ऐसे में क्या होता है कि जितना वोल्टेज यहां पर 11 kV आपने दे रखा था, वो 11 kV यहां पर पहुंचा। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बड़े लंबे डिस्टेंस के बाद में ये बात कर रहे हैं। तो वही 11 kV यहां पर गया एंड फ्रॉम दिस यू कैन एडजस्ट कि आप कितना वोल्टेज इसके अंदर सेकेंडरी साइड में देना चाहते हैं। और वो ऑफ कोर्स यहां पर ये दिस इज बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आर मोर देन दिस साइड, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी टर्न्स आर मोर देन द प्राइमरी टर्न। तो इसमें जितना वोल्टेज पहुंचा वो उस वोल्टेज को से इट्स लाइक दिस कि 11 kV अगर यहां पर था और आपने यहां पे से 11 kV यहां पर लाए, या लेट अस से कि बड़े लंबे डिस्टेंस के बाद में यहां पर 10 kV हो चुका था, तो 10 kV यहां पर आया और 10 kV को ही से आपने 10 kV यहां पर लेके आए, फुल आपने इधर करा। और 10 kV अगर यहां पर है, आपने स्टेप अप कर दिया, से 10% इसको बढ़ा दिया, दैट मींस दिस बिकम्स 11 kV। नहीं, सॉरी, दिस इज नॉट स्टेप अप, दिस इज स्टेप डाउन। 1 kV, दैट्स ऑल, स्टेप डाउन। आपने 10 kV को 1 kV में कन्वर्ट कर दिया और 1 kV इसकी सीरीज में डाल दिया। तो यहां से तक 10 kV मिल रहा था, 10 kV प्लस 1 kV विल गिव यू द वैल्यू फॉर 11 kV। वो आपको यहां पर 11 kV मिलना शुरू हो जाएगा। ये हाँ, कई लगाने पड़ते हैं। रेगुलर डिस्टेंस से आप बूस्टर ट्रांसफॉर्मर लगा लेंगे जहां पर आपको ये लगता है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद में वोल्टेज की वैल्यू कम होने वाली है, हर जगह आप लगा दें। मान लीजिए ये 11 kV की लाइन थी और ये बड़ी लंबी लाइन थी, यहां पर दिस डिस्टेंस इज से 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है, 100 किलोमीटर के बाद में ये 11 kV यहां पर 10 kV हो चुका था, ठीक, और ये यहां पे लोड लगाया हुआ है, ये लोड है, ये लोड लगा हुआ है। अब लोड kV, लोड वोल्टेज जो है वहां पर आपको चाहिए 11 kV लोड पर, जबकि सप्लाई 100 किलोमीटर के बाद में आपको मिल रही है खाली 10 kV की। तो आपने बेसिकली क्या कर रखा है, जहां से भी लोड आपको टैप करना है, लोड से पहले आपको कितना kV एक्स्ट्रा चाहिए, 1 kV, ठीक है। तो आपने क्या काम करा, से 1:1 का, दिस इज 1:1 का आपने लगा दिया। ऑल्दो यू कैन अगेन वेरी, टैप्स इसमें दे रखे हैं, ऑन लोड या ऑफ लोड टैप चेंजिंग किसी भी तरह की कर सकते हैं, उससे आप इस वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। लेट अस से आपने कम ज्यादा भी नहीं करा, एज इट इज पूरा वोल्टेज, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, हटाने के लिए मैं ये वाला काम कर देता हूं, ये जोड़ दिया ऐसा सिंपल, पूरा 1:1 का ट्रांसफॉर्मर है। तो जितना 10 kV आपने इसके अंदर प्राइमरी में देंगे, रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में देंगे, उतना ही वोल्टेज आपको यहां सेकेंडरी साइड में मिलेगा। 10 kV आपको यहां मिल रहा है, वो 10 kV आपने यहां पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रखा हुआ है 100:1, 10:1 का रखा है। इसका मतलब 10 kV अगर आप प्राइमरी साइड में दे रहे हैं तो सेकेंडरी साइड में कितना मिल रहा है, 1 kV, और वो 1 kV पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है। तो ये वैसी बात हो गई कि आपने एक बैटरी यहां पे 10 वोल्ट की लगाई थी और उसके साथ में एक बैटरी आपने 1 वोल्ट की कॉल लगा दी, तो आपको यहां से यहां से कितना मिल जाएगा, 10 + 1, इसका मतलब 11 वोल्ट। उस तरह से आपको यहां पर 11 kV की सप्लाई मिल जाएगी। दिस इज बेसिकली बूस्टर ट्रांसफॉर्मर, ठीक, सिंपल सा कनेक्शन है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है। वोल्टेज टैप करने के लिए सीधे सीधे वायर नहीं। ट्रांसफॉर्मर में एक चीज ये ध्यान रखिए कि ट्रांसफॉर्मर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि
प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इंसुलेटेड भी नहीं है, दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। दोनों सर्किट सेपरेट होते हैं, दोनों में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कोई नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके और इसके बीच में दिस सर्किट विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल सप्लाई इन एनी वे। किसी भी तरीके से ओरिजिनल सप्लाई पर फर्क नहीं डाल पाएगा। कुछ भी इसके अंदर मान लो हार्मोनिक्स आ रहे हैं या एडिशनल इंटरफेरेंस कुछ क्रिएट हो रही है, तो वो सारी चीजें इससे इंसुलेटेड हैं, वो मेन सर्किट के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये वाला काम करते हैं। ठीक, दूसरा ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट लेट अस सी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर देख लेते हैं। वेल्डिंग में आपको करंट कैसी चाहिए होती है? सेकेंडरी साइड में करंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चाहिए होती है। सेकेंडरी साइड में आपको करंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है। एक्चुअली व्हाट यू नीड इज ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होते हैं। ड्रूपिंग वोल्टेज वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको एकदम शार्पली ड्रूपिंग एकदम गिरते हुए कैरेक्टरिस्टिक आपको चाहिए होते हैं। इसके लिए आप करते क्या है कि वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर इज एन ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में दोनों में रिएक्टेंस की वैल्यू इज वेरी हाई। रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा रखते हैं, जिससे कि आपको जो रिक्विजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वीआई ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो वीआई आपको चाहिए होते हैं वो आपको मिल सकते हैं। बाकी इस एन ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर उसके अंदर एक रिएक्टर कोर और लगा देते हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करते। ये अगर वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर है तो इसमें इसको ले जा करके एक रिएक्टर में और लगाते हैं। दिस रिएक्टर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ और यहां पर आपने वेल्ड करने के लिए लोड लगाया हुआ है। जॉब, ये जॉब है आपका। दिस इज बेसिकली नोन एज अ रिएक्टर। ये रिएक्टर है, ये रिएक्टर है। दिस इज नोन एज अ हाई रिएक्टेंस टाइप वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। और इसमें डिटेल दे रखी है कि कितने अलग अलग तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन बस मेन चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में यू रिक्वायर ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके लिए आप इसको हाई रिएक्टेंस रखते हैं सेकेंडरी प्राइमरी साइड में, सेकेंडरी साइड में, दोनों साइड में करते हैं। और ऑफ कोर्स वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर बहुत कम रहेगी, एज इट इज क्वाइट ऑब्वियस वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम रहेगी, कम हो जाएगी, मतलब इट्स ग्रेटली स्टेपिंग डाउन। वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम करी जा रही है, जिससे करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस साइड में बस। और ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक यहां पर रखने जरूरी है। 3 फेज ट्रांसफॉर्मेशन, 3 फेज टू 2 फेज, 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप बेसिकली क्या करते हैं, यू यूज समथिंग विच इज कॉल्ड ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स आपने ले लिए, ओपन डेल्टा कनेक्शन लिए 2 ट्रांसफॉर्मर्स, एक प्राइमरी साइड ये रही, सेकेंडरी साइड ये रही। इसमें आपने 3 फेज सप्लाई दी हुई है, 1 2 3, ये 3 फेज सप्लाई इसमें दे रखी है। और दिस एंड दिस, इसके अंदर से आपको 3 फेज सप्लाई आपको बाहर मिल रही है। ऑल यू नीड टू डू, इसकी बहुत ज्यादा इनसाइट्स आपके कोर्स में नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो कि 3 फेज से 2 फेज में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कराया था। केवल आपको इतना वाला काम करना है, आप इसको हटा दीजिए। ओपन डेल्टा को आपने खोल दिया, बस 3 फेज सप्लाई इसके अंदर दे दी है। यहां पर आपको दिस कैन बी यूज लाइक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में एक फेज आपको ये मिल रहा है, एक फेज आपको ये मिल रहा है। दिस बेसिकली ओपन डेल्टा और वीवी, ओपन डेल्टा और वीवी कनेक्शन। ऐसे दूसरा कनेक्शन होता है दैट इज नोन एज टीटी कनेक्शन। टीटी कनेक्शन कैसा होता है वो देखिए।
उसमें आप दो ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं, एक होता है रेगुलेटिंग मेन ट्रांसफॉर्मर और टीजे ट्रांसफॉर्मर, दो तरह के होते हैं। मैं टी की शेप को बना नहीं रहा हूं इसको, क्योंकि टी की शेप में जब बनाया जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि टी कनेक्शन कैसे होता है, दिखने में कैसा लगता है। मेन ट्रांसफॉर्मर ये है, इसकी आपने प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को 50% पर आपने खोल रखा है, खोल नहीं रखा है, 50% पर आपने टैप दे रखा है। यहां मैंने दूर कर दिए हैं दिखाने के लिए खाली कि 50% पर आपने दोनों को अलग अलग कर रखा है। नहीं तो बेसिकली आप ऑल यू हैव डन इज, मैं सही चीज क्यों नहीं बनाऊं, सही चीज बनाते हैं। दिस इज वन वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें 50% पर आपने टैप ले रखा है, 50%, यहां से 50%, ठीक। और वो ले करके दिस इज बेसिकली नोन एज द मेन ट्रांसफॉर्मर। एक और ट्रांसफॉर्मर है विच इज नोन एज द टीजे ट्रांसफॉर्मर। दिस इज नोन एज अ टीजर ट्रांसफॉर्मर, TEASER, टीजर ट्रांसफॉर्मर ये है। और इसके यहां से आपने टैप ले रखे हैं 86.6% पे। ये TT कनेक्शन क्यों कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज अ TT कनेक्शन। ये कहते हैं कि ये अभी हॉरिजॉन्टली मैंने दिखा रखे हैं, नहीं तो इसको आप बेसिकली बनाते कैसे हैं नॉर्मली। ये वाली जो प्राइमरी, खाली प्राइमरी साइड बना रहा हूं मैं, प्राइमरी साइड अगर ये है और इसकी सेकेंडरी साइड ये है, तो टीजर ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड लाइक अ टी, ये टीजर होता है। और टीजर का ये जो होता है दिस कनेक्टेड एट 50% टैप, ये 50% पे लगा होता है। ऐसे 50% पे यहां से भी निकाल लिया जाता है और ये आगे आगे चला जाता है। और ये दिस इज बेसिकली 86.6%, इसलिए ये टी की शेप का होता है, इसलिए इसको टीटी कनेक्शन कहते हैं। दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ सेटअप फॉर कन्वर्टिंग 3 फेज टू 2 फेज एंड वाइस वर्सा। 2 फेज से 3 फेज में कन्वर्ट करना हो आपको, या 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करना हो, उसके लिए बस खाली वाला काम करते हैं। यहां पर आपने 3 फेज सप्लाई दे दी, तो आपको यहां पर इन पॉइंट पर वेयर दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर दोनों आपको वोल्टेज मिल जाते हैं। दिस इज बेसिकली द रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस हो जाता है। एक फेज यहां मिल रहा है, एक फेज वहां मिल रहा है, तो आप इससे 3 फेज से 2 फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर 2 फेज सप्लाई दे दी है तो आपको यहाँ पर 3 फेज की सप्लाई मिल जाती है। पॉइंट बेसिकली क्या है कि क्यों हम ये सारा एलैबोरेट सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि 3 फेज में और 2 फेज की सप्लाई में फर्क क्या है। अगर दो वोल्टेज आपको दे रखे हैं V1 V2, खाली दो वोल्टेज आपको सामने दे रखे हैं, नाउ दे कैन बी अ पार्ट ऑफ अ 3 फेज सप्लाई और दे कैन बी अ पार्ट ऑफ 2 फेज सप्लाई। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, पावर, लेट अस से पावर भी सेम है, तो बैलेंस लोडिंग के लिए फेज डिफरेंस, 3 फेज के जो वोल्टेजेस होते हैं उनमें आपस में कितने फेज डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, 120 डिग्री। और 3 फेज और 2 फेज में 180 फेज डिफरेंस। अगर V1 ऐसा है और V2 ऐसा हो गया तो सप्लाई कैसी मिलेगी आपको, ऐसी। तो ये क्रिएटिंग अ डेड शॉर्ट, तो हर समय शॉर्ट हो रहा है भाई। 3 फेज सप्लाई सब लोगों को बनानी आती है। ये हो गया 90 120 है, ये गया, ये 3 फेज सप्लाई है। उसके हिसाब से 2 फेज सप्लाई बनाई जाए, इसमें 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और 2 फेज सप्लाई बनाई जाए तो वोल्टेज ऐसे हो जाएंगे। तो एक वोल्टेज अगर प्लस 100 वोल्ट दे रहा है तो दूसरा वोल्टेज यहां पर माइनस 100 वोल्ट दे रहा है। इसका मतलब दोनों वोल्टेज शॉर्ट हो रहे हैं पूरी तरह से, नहीं, इट्स 90 डिग्री।
3 फेज और 3 फेज से ज्यादा जितने भी फेज की सप्लाई है उसमें फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको 360 बाय नंबर ऑफ फेज करना पड़ता है। 360 बाय 3 कर दिया तो 120 मिल गया, 360 बाय 4 कर दिया तो 90 मिल गया, 360 बाय 6 कर दिया तो 60 डिग्री मिल गया। लेकिन 2 फेज की सप्लाई के लिए ये वाला काम नहीं करते हैं। 2 फेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रखा जाता है। अगर V1 ये है तो V2 ये ऐसा रहेगा। 3 फेज के केस में क्या होगा, अगर ये एक वोल्टेज है तो V2 ये रहेगा और V3 ऐसा रहेगा। 2 फेज वाले में ऐसा रहता है। तो ये जो पूरा सेटअप है वो बेसिकली फेज डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए है। अगर आप ऐसा फेज डिफरेंस यहां पर दे रहे हैं जिससे कि उसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आपको मिल रहा है तो आपको इस तरफ 120 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलना शुरू हो जाएगा एंड अदरवाइज वैसे वैसे ये चीज ठीक है। क्या चीज, दिस इज नोन एज 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन और 2 फेज टू 3 फेज कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ दिस इज स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन और टीटी कनेक्शन, स्कॉट में भी टीटी है तो स्कॉट कनेक्शन और टीटी कनेक्शन ये हो गया ठीक।